जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो सूरज से 5वें नंबर का ग्रह है और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे पुराना भी है। ये इतना बड़ा और विशाल है कि सौर मंडल के सभी ग्रह जुपिटर के अंदर आसानी से समा सकते हैं और हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी आसानी से जुपिटर में समा सकती है। और अगर आज हमारी पृथ्वी पर इतने करोड़ों सालों से जीवन बचा हुआ है तो वो जुपिटर के कारण ही है, क्योंकि जुपिटर हर सेकंड हमें बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड के हमलों से बचाता आ रहा है। जुपिटर हमारी पृथ्वी के मुकाबले बेहद ही अलग किस्म का ग्रह है। जहां पृथ्वी पर सॉलिड सरफेस है तो वहीं जुपिटर एक गैस जाइंट है, मतलब जुपिटर के पास अपना कोई सरफेस नहीं है। जुपिटर के अलावा सैटर्न भी एक गैस जाइंट है और आखिरी के दोनों ग्रह यूरेनस और नेपच्यून आइस जाइंट है। जुपिटर का वातावरण पूरी तरह गैसों के बादलों और तूफानों से घिरा हुआ है, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और बचा 1% उसमें कई अलग अलग गैसें शामिल हैं, जैसे अमोनिया, सल्फर, मीथेन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। लेकिन दोस्तों, अगर जुपिटर पूरा गैस से ही बना हुआ है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम जुपिटर के एक पॉइंट से अंदर जाएं तो क्या दूसरे पॉइंट से बाहर आ सकते हैं? क्या वाकई जुपिटर हमें पृथ्वी से जितना सुंदर दिखाई देता है वो पास से और भी ज्यादा सुंदर होगा? इसका आंसर तो हमें जुपिटर के अद्भुत दुनिया में जाने के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज एक ऐसे ग्रह के सफर पर जहां हम जानने की कोशिश करेंगे जुपिटर की अद्भुत दुनिया और वातावरण को, कि क्यों जुपिटर के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जुपिटर का सौर मंडल में जन्म आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था और तब से लेकर आज तक जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे अहम ग्रह बना हुआ है। लेकिन हम मानवों द्वारा जुपिटर को पहली बार 1600 के दशक में देखा गया था। 7 जनवरी 1610 ये वो दिन था जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने रात के आसमान में एक बहुत ही तेज चमकते हुए तारे को नोटिस किया, जिसे उन्होंने अपने खुद के बनाए टेलीस्कोप के जरिए करीबी से ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्हें पता लगा कि वह कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है जो हमारी पृथ्वी जैसा ही है। गैलीलियो ने जब जुपिटर को और अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें जुपिटर के 4 चंद्रमाओं के बारे में पता लगा और उन्हीं ने ही पहली बार इन चारों चंद्रमाओं की खोज की थी, जो लगातार जुपिटर का चक्कर लगा रहे थे। और तभी से ही जुपिटर पर हम मानवों की नजर टिकी हुई है। लेकिन उस समय हम जुपिटर को केवल छोटे से दूरबीन से ही देख पाने में सक्षम थे। लेकिन मानवों की चाह के कारण साइंस और टेक्नोलॉजी ने खुद को इतना विकसित कर लिया कि हम जुपिटर को पृथ्वी से ही स्टडी कर सकते थे। और समय के साथ साथ हमें जुपिटर से जुड़े कई राजों के बारे में पता लगा, जैसे जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। और सबसे हैरान कर देने वाली खोज तब हुई जब जुपिटर को रेडार टेलीस्कोप के जरिए देखा गया। जुपिटर रेडार में पूरी तरह गायब था, लेकिन रेडार में हम जुपिटर के चंद्रमाओं को आसानी से देख सकते थे। लेकिन जुपिटर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ है ही नहीं। और यही खोज ने एस्ट्रोनॉमर को दुविधा में डाल दिया था कि आखिर ये छोटे चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहे थे। यही सबसे बड़ा रीजन था वैज्ञानिकों के लिए जुपिटर को स्टडी करने का। लेकिन हम सिर्फ पृथ्वी से ही जुपिटर को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें जुपिटर के रहस्यों को और अच्छे से जानना है तो हमें जाना होगा जुपिटर के अंदर। और शुरुआत हुई जुपिटर पर सबसे पहले स्पेस प्रोब को भेजने की, जिसका नाम भी उसी शख्स के ऊपर रखा गया था जिसने जुपिटर और उसके चारों चंद्रमाओं की खोज की थी। जी हाँ, आप सही गैस कर रहे हैं, गैलीलियो स्पेस प्रोब। ये पहला मिशन था जिसे नासा ने खास जुपिटर और उसके चारों चंद्रमाओं की पढ़ाई के लिए बनाया था। गैलीलियो प्रोब को नासा के JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा डिजाइन किया गया था और फिर 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेस प्रोब को, जो अपने 6 साल के लंबे सफर के बाद 7 दिसंबर 1995 को अपनी मंजिल जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा, जहां वह बहुत ही तेजी से जुपिटर के जाइंट मैग्नेटिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर हुआ। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर सभी ग्रहों के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो सूरज की सोलर विंड्स रेडिएशन से ग्रहों को बचाए रखती है। बात करें जुपिटर की तो जितना विशाल जुपिटर है उतना ही विशाल इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ाई गैलीलियो मिशन से पहले किए गए पायनियर 10 और वॉयेजर 2 के द्वारा की जा चुकी थी, जिसमें हमें पता लगा कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सूरज की ओर 60 से 80 लाख किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है और सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में लगभग सैटर्न के ऑर्बिट तक ये मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है। पायनियर 10 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर को केवल फ्लाई बाय किया था,
लेकिन गैलीलियो ने जुपिटर को 7 सालों तक ऑर्बिट किया था, जिसमें हमें जुपिटर के वातावरण को करीबी से जानने का मौका मिला और जुपिटर के चारों चंद्रमाओं यूरोपा, आयो, कैलिस्टो और गैनीमेड को भी करीबी से पढ़ने का मौका मिला। गैलीलियो का सामना 2 एस्टेरॉयड से भी हुआ था, जो थे गैस्प्रा और आईडीए। 7 सालों के लंबे मिशन में गैलीलियो ने जुपिटर के अन्य चंद्रमाओं की भी खोज की थी और अभी तक जुपिटर के कुल 79 मून्स को खोजा जा चुका है। गैलीलियो से हमें जुपिटर के रंगीन चक्रवाती बादलों के बारे में भी करीबी से जानने का मौका मिला, जो पूरी तरह रंगीन बादलों से ढका हुआ था, जिसमें हमें अलग अलग कलर की आकृति दिखाई देती है, जो जुपिटर को बाकी ग्रहों के मुकाबले काफी सुंदर बनाती है। लेकिन दोस्तों, जुपिटर बाहर से जितना सुंदर हमें दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खौफनाक और जानलेवा भी है, क्योंकि जुपिटर पूरी तरह जानलेवा विशाल चक्रवाती तूफानों से भरा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान है ये द ग्रेट रेड स्पॉट। ये इतना विशाल है कि जिसमें हमारी 2 पृथ्वी एक साथ आसानी से समा सकती है। ये रेड स्पॉट जुपिटर पर पिछले 350 सालों से चल रहा है, जो करीब 400 से 450 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से जुपिटर पर बना हुआ है, लेकिन हम मानवों द्वारा द ग्रेट रेड स्पॉट को 350 साल पहले ही खोजा गया था। लेकिन लगातार इस रेड स्पॉट को इतने सालों से पढ़ने के बाद ये कंफर्म किया जा चुका है कि ये लगातार छोटा होता जा रहा है। वेल, ऐसा क्यों है, हम जानेंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों, जुपिटर में रेड स्पॉट जैसे बहुत ही सारे स्पॉट मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं हैं, पर वे सभी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तूफान कभी थमते क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जुपिटर में जो ये अरबों सालों से इन चक्रवाती तूफानों से घिरा हुआ है? दरअसल इन तूफानों के लगातार बने रहने का कारण है जुपिटर की रोटेशन स्पीड और उसका कोर। जुपिटर जितना बड़ा और विशाल है, उतना ही तेजी से अपने ऑर्बिट पाथ पर रोटेट भी करता है। जुपिटर का 1 साल पृथ्वी के 12 सालों के बराबर का होता है। लेकिन जुपिटर के अगर एक दिन की बात करें तो जुपिटर का एक दिन केवल 9 घंटे 56 मिनट का ही होता है, और वहीं हमारी पृथ्वी का एक दिन 24 घंटों का होता है। इतनी तेजी से घूमने के कारण ही जुपिटर के वातावरण में गैसों के चक्रवात बनते रहते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए जुपिटर के पास कोई सतह भी नहीं है जहां ये चक्रवात टकराकर खत्म हो सके। ऊपर से इसका गर्म वायुमंडल इन चक्रवातों को और भी तेजी से आगे की ओर धकेलता है। बिना किसी ठोस सतह के ये चक्रवात कई अरबों से जुपिटर पर घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई जुपिटर के पास कोई जमीन नहीं है? वेल, इसका जवाब देने वाला था गैलीलियो स्पेस प्रोब। गैलीलियो ने हमें जुपिटर की कई तस्वीरें भेजी थी, जिसमें हमें जुपिटर के चारों चंद्रमाओं की और द ग्रेट रेड स्पॉट की काफी क्लियर इमेज देखने को मिली थी, और इन्हीं इमेजेस की मदद से हमें जुपिटर के बाहरी दुनिया को जानने का मौका मिला था। लेकिन गैलीलियो का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली मिशन तो अभी बाकी था, जिसमें गैलीलियो को जुपिटर के वायुमंडल के अंदर जाना था, जहां वो पता कर सके कि क्या वाकई में जुपिटर के पास कोई सतह है भी या सिर्फ ये तूफान ही है। इसकी आगे की कहानी जानेंगे हम जुपिटर के अगले पार्ट में। तो दोस्तों, जुपिटर के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।